हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है स्टमक। स्टमक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जहां पर हमारे फूड का डाइजेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्टमक की लोकेशन, देन उसके डिफरेंट पार्ट्स और स्टमक किस तरीके से हमारे बॉडी में फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हेन वी टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ स्टमक इन ह्यूमन बॉडी, जैसा कि हमें पता है बच्चों, ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डायफ्राम जहां पर लोकेटेड होता है, उसके ऊपर वाला पार्ट कहलाता है थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ स्टमक, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग स्टमक। दिस स्ट्रक्चर, ओके। सो गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी, ये मेरी ह्यूमन बॉडी का लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो जो स्टमक की लोकेशन है वो एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में होती है। कहां पर होती है? लेफ्ट साइड में। तो स्टमक इज लोकेटेड इन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम बात करते हैं स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स की। देखो बच्चों, स्टमक के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक। कार्डियक वो पार्ट है जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है, और ईसोफेगस जिसको कि हम फूड पाइप कहते हैं, ये फूड पाइप स्टमक के जिस पार्ट में ओपन हो रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक। एक्चुअली स्टमक का ये पार्ट हार्ट के पास लोकेटेड होता है, इसी वजह से हम इस पार्ट को कार्डियक पार्ट का नाम देते हैं। इस पार्ट में एक स्फिंक्टर होता है जो फूड के फॉरवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और बच्चों इस स्फिंक्टर का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। नाउ फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक, सेकंड पार्ट स्टमक का कहलाता है फंडस या फंडिक। यही वो स्टमक का पार्ट है जहां पर गैस या एयर कलेक्ट होती है। थर्ड पार्ट होता है मेन बॉडी, एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ स्टमक इज पाइलोरिक, और ये पाइलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट में ओपन होता है। यहां पर भी बच्चों एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कार्डियक, जहां पर ईसोफेगस ओपन होता है, जिसकी ओपनिंग कार्डियक स्फिंक्टर से कंट्रोल होती है। सेकंड फंडस, जहां पर गैस या एयर कलेक्ट होती है। थर्ड मेन बॉडी, एंड फोर्थ इज पाइलोरिक विच ओपन इनटू ड्यूोडेनम या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर जो स्फिंक्टर होता है दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब बच्चों हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। पहले तो हम समझते हैं कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। जब हम स्टमक की डिफरेंट लेयर्स का स्टडी करते हैं कि उन डिफरेंट लेयर्स में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो दैट स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर हम बात करें स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल की, तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है सिरोसा। सबसे बाहर के अंदर जो सेकंड लेयर है दैट इज कॉल्ड मस्कुलरिस लेयर। थर्ड लेयर इज कॉल्ड सब म्यूकोसा, एंड फोर्थ इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो स्टमक की हिस्टोलॉजी में
हम 4 लेयर्स को स्टडी करते हैं। सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है बच्चों? सिरोसा। ये लेयर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं मेसोथीलियम। क्या बोलते हैं बच्चों? मेसोथीलियम। और मेसोथीलियम के साथ साथ यहां पर कुछ सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। जो सेकेंड लेयर होती है दैट इज मस्कुलरिस लेयर। अगर हम बात करें स्पेशली एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलरिस लेयर में बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं और अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती हैं। बट स्पेशली स्टमक रीजन में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के साथ साथ बच्चों ऑब्लिक मसल लेयर भी होती है, जो एक एक्स्ट्रा मसल लेयर है। इसी वजह से स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मस्कुलर ऑर्गन भी कहलाता है। देन थर्ड लेयर इज कॉल्ड सबम्यूकोसा, जिसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, लिम्फ की सप्लाई होती है। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। यही वो लेयर है जहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक में प्रेजेंट ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। एंड स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस लेयर में होती हैं? म्यूकोसा लेयर में। आई एम अगेन रिपीटिंग, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस लेयर में होती हैं? म्यूकोसा लेयर में। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हम बात करते हैं इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को लेकर। देखो बच्चों, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मेनली कई सारी सेल्स होती हैं, बट अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड करें बात को, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप की मेन सेल्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी कहलाती है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स म्यूकस सेल्स को हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, और ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं बच्चों? म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? म्यूकस। सेकेंड जो सेल्स होती हैं दे आर नोन एज चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स। ये सेल्स स्टमक के गैस्ट्रिक जूस का मेन एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन के साथ साथ चीफ और पेप्टिक सेल एक और एंजाइम भी प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज नोन एज प्रोरेनिन। दैट इज नोन एज प्रोरेनिन। अब बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये जो पेप्सिनोजिन है और ये जो प्रोरेनिन है, बेसिकली ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। किसके डाइजेशन में? प्रोटीन के डाइजेशन में। और ये एंजाइम्स एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज क्यों होते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये किसका डाइजेशन करते हैं? प्रोटीन का। अगर हम फूड नहीं ले रहे हैं, स्टिल फूड के एब्सेंस में भी अगर ये एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में। तो ये एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में होने की वजह से फूड की एब्सेंस में हमारे स्टमक की मसल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मसल्स भी किस चीज की बनी होती हैं? प्रोटीन की। इसीलिए ये एंजाइम्स किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही फूड पहुंचेगा स्टमक में, ये एंजाइम्स एक्टिव होंगे। कैसे होंगे अभी हम डिस्कस करेंगे, और फिर ये एंजाइम्स फूड का डाइजेशन करेंगे। क्लियर दिस थिंग? नाउ जो थर्ड सेल्स ग्रुप है बच्चों, वो कहलाता है पैराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल। और ये सेल प्रोड्यूस करती हैं कंसंट्रेटेड HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करते हैं। किस विटामिन का?
विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे बॉडी में आरबीसी के फॉर्मेशन और आरबीसी के मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर दिस थिंग? नाउ ये जो सारा सिक्रीशन है बच्चों, ये सारा सिक्रीशन मिलकर कहलाता है गैस्ट्रिक जूस। क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस अराउंड 2 लीटर प्रोड्यूस होता है पर डे। कितना? 2 लीटर। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है बच्चों, वो कंसंट्रेटेड HCl की वजह से 1 to 2 होता है, हाईली एसिडिक। कैसा होता है? हाईली एसिडिक। और इस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजिन प्रेजेंट होता है, प्रोरेनिन प्रेजेंट होता है, कंसंट्रेटेड HCl होता है, और साथ ही साथ एक एंजाइम और भी होता है जो बच्चे भूल जाते हैं, दैट एंजाइम इज गैस्ट्रिक लाइपेज। ये एंजाइम स्टमक में वर्क नहीं करता क्योंकि पीएच उसके फेवर में नहीं होता, बट स्टिल ये एंजाइम स्टमक में रिलीज होता है। और ये पूरा कलेक्शन क्या कहलाता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। अब हम बात करते हैं कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। एज वी नो, हमारे बॉडी में ओरल कैविटी से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और स्टमक में डाइजेशन होता है किसका बच्चों? प्रोटीन्स का। अब प्रोटीन के डाइजेशन वाले जो एंजाइम्स हैं, पहले वो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? देखो बच्चों, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। जो पेप्सिनोजिन रिलीज होता है, जो प्रोरेनिन रिलीज होता है, ये दोनों पहले एक्टिवेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ HCl, हाईली कंसंट्रेटेड HCl, दैट इज पेप्सिन एंड रेनिन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पेप्सिन फर्दर प्रोटीन पर वर्क करता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन के डाइजेशन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दे आर नोन एज पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। और जो रेनिन है, रेनिन वर्क करता है मिल्क प्रोटीन पर, और मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है रेनिन। क्लियर दिस थिंग? So this is completely about the digestion of protein in stomach. Thank you so much.